साथियों, युवा तक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से मैं जुड़ चुका हूँ। आवाज़ आशा करता हूँ आपके पास मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक बार कमेंट करिए, क्या लाइव कार्यक्रम शुरू हो चुका है? कमेंट नहीं आ रहे। आप सबका युवा तक कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज का युवा तक कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और युवा तक कार्यक्रम में मैं प्रदेश के युवाओं से महत्वपूर्ण चर्चा भी करना चाहता हूं और जो इंतजार कर रहे हैं अपनी भर्तियों को लेकर कि मेरी भर्तियों का क्या होगा। कई मुद्दों को लेकर मैं इस लाइव में चर्चा करूंगा और जो आपके मन में सवाल है उनका जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। आचार संहिता कब लगेगी, क्या लंबित भर्तियां पूरी हो पाएंगी, क्या नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो पाएंगी, तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ क्या चुनाव में क्या होगा, हम सबको क्या करना चाहिए। मैं हर मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा भी करूंगा और जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। भाई मैं लाइव में हूं, बाद में बात करूंगा ना। ठीक ठीक ठीक। तो कई मुद्दों को लेकर आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। जो तमाम युवा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करना। ये आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि जब मैं दोबारा लाइव आऊँगा जब तक आचार संहिता लग चुकी होगी। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, लंबित भर्तियों का क्या होगा, नई भर्तियों का क्या होगा, कौन से विभाग की भर्ती की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी, किसका परिणाम कब जारी होगा, इन सब को लेकर मैं चर्चा तो करूंगा। लेकिन इन चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका क्यों होगी, जीत की चाबी युवाओं के पास क्यों, मैं बार बार युवा बेरोजगारों की बड़ी भूमिका इन चुनाव में क्यों बता रहा हूँ, जीत की चाबी युवाओं के क्यों बता रहा हूँ। और जो आज युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम जो मैंने नाम दिया, युवाओं से मुलाकात की और युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम क्यों रखा गया, इन सबको लेकर मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, 11 साल 7 महीने से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोनों सरकारों में मैंने संघर्ष किया है। संघर्ष की शुरुआत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में की थी 2012 में और इस संघर्ष के दौरान कई अनुभव, कई चीज़ें, कई जो राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक इनके नेताओं की चाल सब समझ में मुझे आई है। तुलना करने का मौका मुझे मिला है कि इस सरकार में क्या हुआ, पिछली सरकार में क्या हुआ, कौन बेहतरीन है, कौन सही है। हम सब मिलकर युवा संवाद के बाद, क्योंकि साथियों एक चीज आपको मैं बता दूं, युवा संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक, राजनीतिक दलों तक मैसेज देना होता है। एक मैसेज हमने दिया है। वर्तमान में भर्तियों क्या हालात है, क्या परिणाम, इनको लेकर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा उससे पहले जो मैं बोल रहा हूं उन चीजों को अब गौर से सुनना। 40 से 50 लाख युवा शिक्षित बेरोजगार है। एक बेरोजगार से 5 सदस्य परिवार के जुड़ते हैं तो करीब 2.5 करोड़ के समथिंग वो वोटर हैं जो पूरा समीकरण ही बदल देंगे राजनीतिक पार्टियों का। हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये हम युवा संवाद के बाद हम सबको मिलकर निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि हमें अब बारीकी से समझना होगा, परिस्थितियों को समझना होगा और ये भी जानना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मुख्यमंत्री ओएसडी साहब से मेरी आज पुनः बात हुई थी। उन्होंने कहा आज रात या कल तक जब भी हमें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, सीएम साहब से मुलाकात होगी, तो मैं आपके विभिन्न मुद्दे जो 14 सितंबर को, चाहे 7 जून के वो मुद्दे हो, चाहे वो तमाम हमने ज्ञापन दिए, उन मुद्दों को लेकर तो चर्चा होगी और युवाओं के दर्द के बारे में उनके सामने मैं बात रखूंगा। कई मुद्दे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जी को खुद कर सकते हैं, जिन पर राजस्थान के युवा बेरोजगार विश्वास कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी उनका भला करेंगे। इसके अलावा साथ राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों से मिलेंगे कि आपकी क्या कार्य योजना है। यदि मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं और मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद भी यदि युवा बेरोजगार की मांग पूरी नहीं होती, युवा बेरोजगार असंतुष्ट होते हैं और यदि उस दौरान हम दूसरा विकल्प देखते हैं, राजनीतिक दल को समर्थन करने की सोचते हैं, तो उनसे यह पूछा जाएगा आपकी क्या कार्य योजना है, क्या जो वर्तमान में चल रही है भर्तियों का आप पूरा कर पाओगे, क्या जिनके नियम संशोधन है वो आप पूरा कर पाओगे, जिनकी विज्ञप्तियां जारी होनी उनकी विज्ञप्तियां जारी कर पाओगे, जिनकी एग्जाम जनवरी फरवरी मार्च में वो एग्जाम करा पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि राजनीति जैसे परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं उन चीजों को रोक दिया जाता है जो पूर्ववर्ती सरकार की हो।
इस समय युवा बेरोजगारों के अपने वोट की ताकत के साथ हमें उसी दिशा में जाना है जहां युवा बेरोजगारों का भविष्य आने वाले समय में सुरक्षित हो, और जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हो, चाहे नियम संशोधन के मामले हो, चाहे नई भर्तियां निकालने के मामले हो, जिनकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, जिनकी वित्तीय स्वीकृति होनी है, उन लोगों को क्या खुशियां मिलेगी, क्या उनका साथ देंगे, क्या उनकी कार्य योजना है, क्या पेपर लीक को लेकर क्या कार्य योजना है, उन्होंने क्या किया, क्या करेंगे, इन सब के चर्चा के बाद ही हम सबको मिलकर एक निर्णय लेना होगा। इसलिए युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि सरकार राजनीतिक दलों तक बड़ा मैसेज है कि इस बार युवा एकजुट हो गए, रोजगार, नौकरी, पेपर लीक, इन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे, और वो चाहते हैं इस बार युवाओं के पास जीत की चाबी रहेगी। हम सब मिलकर व्यवस्था में परिवर्तन कर भी सकते हैं और व्यवस्था को वापस रिपीट भी कर सकते हैं, यानी कि सरकार, इस कांग्रेस सरकार को रिपीट भी कर सकते हैं और परिवर्तन भी कर सकते हैं। यदि युवाओं की मांगों को नहीं सुना गया तो कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगी, परिवर्तन हम सब मिलकर लाएंगे, और यदि हमारी मांगों को मानते हैं तो इस सरकार को हम रिपीट भी करा सकते हैं। यह मादा राजस्थान के युवा बेरोजगार रखते हैं। तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप इस लाइव में जुड़े। मैं मुद्दों को लेकर तो चर्चा करूंगा, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यही है कि साथियों अब चुनाव है। हमेशा धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम दबाव बनाने की कोशिश करते थे, हमारी मांगों को पूरा कराने का प्रयास हम करते थे, लेकिन अब चुनाव में वोट की ताकत से हम राजनीतिक दलों को एहसास करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास 2.5 करोड़ वोट है जो राजनीतिक समीकरण चेंज करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तमाम युवाओं को समझना होगा कि जिन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होनी है, कौन जारी करेगा, नियम संशोधन होंगे कि नहीं होंगे, जो इन सब को लेकर हम सबको निर्णय लेना। केवल 5 दिन हमारे पास बचे, 5 दिन, 6 और 7 तारीख को आचार संहिता लग सकती है। यदि कल और आज यानी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है, कभी भी मुझे कहा कि आप जयपुर हो, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, तो आपकी मांग मुझे मजबूती से रखनी है, क्योंकि पीड़ा रखनी है। मैं एक चीज बता दूं, स्पष्ट कह रहा हूं, कई लोग सोच रहे होंगे, मैं साफ शब्दों में कह दूंगा, मैं ऐसी, जो कई लोग मुझे कहते हैं सुबह शाम तक, क्या आप चुनाव लड़ोगे, क्या आप कांग्रेस में जाओगे, क्या आप बीजेपी में जाओगे, आप उस पार्टी में जाओगे, वो जाओगे, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, मेरा लक्ष्य केवल है आचार संहिता तक युवा बेरोजगारों की विभिन्न ज्यादा से ज्यादा मांगों को पूरा करवाना। पार्टी पॉलिटिक्स, ये चुनावी तो हम सब, क्योंकि भूमिका युवाओं की होगी बड़ी, ये तो हम आचार संहिता लगने के बाद निर्णय लेंगे, लेकिन उससे पहले कौन राज्य सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम रिपीट कराने के लिए तैयार है, और मांगों को पूरा नहीं करते सरकार रिपीट नहीं होगी, युवाओं के बिना नहीं होगी। मैं इस लाइव में बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, ये लाइव कांग्रेस के नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है। वो सोच ले, समझ ले, युवाओं में बड़ा आक्रोश है, युवाओं के अनदेखी की गई है, और युवाओं के अनदेखी ऐसी रही तो युवा रिपीट नहीं कराएंगे, युवा परिवर्तन ला देंगे और सत्ता से बेदखल कर देंगे। किसी भी हालात में यदि कोई कांग्रेस का नेता या कोई राजनेता सपना देख रहा है कि कांग्रेस रिपीट होगी, तो युवाओं को अनदेखी करने पर 1% भी रिपीट नहीं होगी। अभी भी समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल इस मामले में मीटिंग ले, जो काम होने वाले उनको तत्काल करे, घोषणा करे, और यूं कहे कि हम भर्तियां निकालेंगे, और उनका कैलेंडर जारी करे कि हम इस महीने इसकी भर्ती की एग्जाम करवाएंगे। निर्णय सरकार को लेना होगा, हालात ये बने, क्योंकि जैसे आचार संहिता लगेगी, अब राजस्थान का युवा ये इस इंतजार में कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी स्पेशल मीटिंग लेंगे, घोषणा करेंगे और युवाओं को राहत देंगे, हमारी मांगे पूरी होंगी। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, ये लगेगा हमारी मांगे पूरी नहीं, तो युवाओं को आक्रोश कांग्रेस के प्रति बड़ा फूटेगा और इसका नुकसान चुनाव होगा। ये स्थिति स्पष्ट मैं अभी लाइव के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को कर रहा हूं। वही एक चीज और बता दूं आपको कि दूसरे जो बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा राजस्थान में आप, आरएलपी, कई और विकल्प हैं युवाओं के पास, तो सबके लिए यह है कि अपनी कार्य योजना बनाएं। क्या आप युवाओं के भविष्य के लिए क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, आपको कार्य योजना मजबूत बनानी चाहिए। लेकिन पहले हम प्राथमिकता दे रहे हैं, अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ा रखकर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। यदि कांग्रेस सरकार युवाओं की मांगों को पूरा करते हैं तो हम साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन युवाओं की मांगों को पूरा किया जाए, ये हम लगातार मांग कर रहे हैं। साथियों, कई मुद्दों को लेकर मैं चर्चा तो करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा। तमाम युवा हैं, इस लाइव को युवा बेरोजगारी भी देखते हैं, उनके माता पिता भी देखते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात सोचना कि आपके भविष्य के लिए लड़ने का कर्तव्य उस एमएलए का, उस सांसद का, उस नेता का जिसको आपने वोट दिया, चुना, उनका कर्तव्य था, लेकिन वो विमुख हो गए अपने कर्तव्य से। कोई चिल्ला कोई बोल रहा। कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई साहब, बिजली विभाग की भर्तियां नहीं है, रोडवेज विभाग की भर्तियां नहीं है, शिक्षा विभाग की भर्तियां नहीं है, चिकित्सा विभाग की भर्तियां नहीं है। कभी ये कहते हो कि कभी ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी के सामने जाके हाथ जोड़ रहा है, कभी बिजली विभाग जा रहा है,
कभी आरपीएस जा रहा है, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर जाके चिल्ला रहा है, कभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहा है, कभी शहीद स्मारक में चिल्ला रहा। ये व्यक्ति सुबह शाम कभी डीएलवी कभी कहाँ सुबह शाम युवाओं के लिए चिल्लाता, हाथ जोड़ता और ये कहता कि नहीं मेरे युवाओं के लिए ये लंबित भर्ती पूरी कर दो, नई भर्ती निकाल दो। जो जिम्मेदारी उन नेताओं की थी जिनको चुनकर भेजे थे वो चुप है और मैं चिल्ला रहा हूं, मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं। कई लोग कहते हैं उपेंद्र यादव ने धोखा दे दिया, हमारी मांग नहीं उठाता। उपेंद्र यादव ने कभी भी धोखा नहीं दिया। उपेंद्र यादव मांग उठा सकता है, आपको मंच देखकर सब कुछ किया, काम करना था सरकार को। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो धोखा सरकार दे रही, उपेंद्र यादव नहीं दे रहा। जो जिम्मेदारी एमएलए की थी विधानसभा में उठाने की थी सरकार के सामने, क्योंकि एक चुनाव हुआ एमएलए सीधा मुख्यमंत्री से मिल सकता है। अरे आप एमएलए काम मत करिए, लेकिन उन युवा को तो ये कहते हैं कि चलो मैं आपके साथ जा रहा हूं, मुख्यमंत्री से मिल रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। तो उन्होंने क्या उनको माध्यम दिया बात रखने का? और मैं देख रहा हूं कई लोग कह रहे हैं चलो ठीक है, कोई भी हो, वो कॉपी पेस्ट हो, कोई भी हो, यदि कोई युवा, आप लोगों में से कोई युवा चुनकर विधानसभा में जाता है तो युवा की पीड़ा तो समझेगा, जाना चाहिए, मैं समर्थन करूंगा। रही बात मेरी बात, अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है, आचार संहिता से ज्यादा ज्यादा लोगों को भला करना। लेकिन जो हमारा साथी युवा अंदर जाता है, आवाज उठाता है, 200 एमएलए है, 200 एमएलए में मुझे लगता है 180 एमएलए को तो पता ही नहीं डीओपी सेक्रेटरी कहां बैठता है, पंचायत राज सेक्रेटरी कहां बैठता है, एजुकेशन सेक्रेटरी कहां बैठता है, कौन सा कमरा कहां, उनको पता ही नहीं। अरे कम से कम ऐसे एमएलए को तो आपको चुनना चाहिए जिसको सब पता हो, वो आपके लिए भाग सके, आपकी पीड़ा जान सके कि फाइल क्यों अटकी है, क्यों रोक रहा अधिकारी, क्यों उनका काम नहीं कर रहा। चुनिए अपने युवाओं को, साथ दीजिए, ऐसे युवा आना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, दिल की आवाज है। ये नेताओं को कोई मतलब नहीं है किसी एमएलए सांसद का कोई बेटा और बेटी एलडीसी, पटवारी, स्टेनोग्राफर, पशुधन सहायक, पीटीआई, लाइब्रेरियन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये नहीं बनते। ये तो एक गरीब किसान का, आम आदमी का बेटा और बेटी ही तैयारी करते हैं। मैं मानता हूं कई लोग कहते हैं, नाराजगी मेरे ऊपर जाहिर करते हैं, मैं मानता हूं क्योंकि वो मेरे पर अधिकार समझते हैं, क्योंकि मैं युवा बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। वो कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि वो कई बार झगड़ा होता है कि दूसरों को नहीं जीतता ना, तो घर में मान लीजिए अपने घर वालों पे गुस्सा निकालते हैं। मैं मानता हूं आप नाराज इसलिए हो जाते हो, लेकिन आपने कभी सोचा, कभी देखते हो, मैं आपको पहले भी लाइव वो बोला, कई बार मेरी परिस्थिति ऐसी हुई कि मेरी जेब में 2-2, 300 रुपए के लिए मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे आर्थिक हालात गंभीर है। जब धरना प्रदर्शन होता सब लोग आते चले जाते, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इस टेंट का पैसा आप कहाँ से दोगे, माइक का पैसा कहाँ से दोगे, मैं कैसे मैनेज करता हूँ मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, और आज भी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कार्यकाल भी आचार संहिता के बाद खत्म हो जाएगा, चुनाव आ जाएगा, चुनाव तक मैं साथ हूँ। 13 जनवरी 2024 को निया बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष आएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम ऐसा डिसीजन ले कि राजनीतिक पार्टियां विवश हो जाए, कि युवाओं के लिए कहें कि हम लोग आने के बाद इन भर्तियों को पूरा करेंगे, ये नियम संशोधन करेंगे और इनका भविष्य उज्जवल करेंगे, इनके साथ गलत नहीं होने देंगे, ना पेपर लीक होने देंगे। ऐसा मुद्दा मैं स्थापित करना चाहता हूं। जाते जाते आप लोगों के भविष्य के लिए मैं बेहतरीन करना चाहता हूं। इसलिए युवा बेरोजगार संवाद का महत्व है कि युवा बेरोजगार संवाद के माध्यम से एहसास करवाएं कि हाँ, युवा एकजुट हो रहा है और कह रहा है कि युवाओं के भविष्य के लिए सोचेगा, अच्छा करेगा, उसके साथ हम जाएंगे, उसको हम समर्थन देंगे आपके भविष्य के लिए। मैं तो जा रहा हूं, वैसे भी 13 जनवरी 2024 को नया अध्यक्ष आएगा, लेकिन उससे पहले मैं इस बार युवा बेरोजगारों का मुद्दा महत्वपूर्ण हो, रोजगार का, बेरोजगारी का, पेपर लीक का बड़ा मुद्दा हो, और युवाओं को देखकर घोषणा पत्र बनाए, उनकी मांगों को पूरा करें कि हाँ, इन भर्तियां जो प्रक्रियाधीन भर्तियों को हम प्राथमिकता के साथ करेंगे, जिनका नियम संशोधन करेंगे, जिनकी विज्ञप्ति जारी होगी उनके एग्जाम करवाएंगे। हम किसी भर्ती को नहीं रोकेंगे, और जो पहले से चला उनको करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, और जो लंबित प्रक्रिया जो वादे किए थे वो पूरा करेंगे। ये चीज एहसास करवाने के लिए युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम कर रहा हूं। अन्यथा मेरा कार्यकाल तुम्हें पता खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने 11 साल 7 महीने आप लोगों को दिए, आपके भविष्य के लिए दिए। न जाने कितनी बार मैं जेल गया, अनशन पे तड़पा, वो पल मुझे याद है। हर तरह से हर समस्याओं का सामना किया, हर षड्यंत्र का सामना किया, और आज भी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। आपको सवाल करना चाहिए। अब आपकी विधानसभा में जो एमएलए के प्रत्याशी आ रहे हैं, उनसे कहिए कि भैया मुख्यमंत्री जी से मिलाइए, हमारी मांग है, हमारी मांग का क्या हुआ, पूछिए उनको सवाल। आपके बीच में आ रहे हैं, आप युवा हो, अपनी ताकत पहचानिए, आप कमजोर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे लाइव आने से पहले चूरू से एक तोपिक भाई का फोन आया कि भाई
हमारी पंचायत राज एलडीसी भर्ती के 6029 पद खाली है, लेकिन हमारे साथ राजनीति हो रही है। आप नहीं चाहते हो आपके पद हमारी सूची जारी हो, आप तो एमएलए बनने जा रहे हो। मैंने तौफीक भाई को समझाया कि 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन था। 18 जून को एक नहीं 2 व्यक्ति मेरे साथ मुख्यमंत्री जी के सामने गए और मैंने बात रखी, साहब आपने 2 चरण में ये भर्ती करने का वादा किया था, 4000 पे हो गया, 6029 पे है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने वादा किया, मेरे को साहब आपने ट्वीट किया था, आपके 2 साथी ले जाकर सीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर मैंने आपकी बात रखी, अब करना सीएम को है। दोस्त मैं सीएम नहीं हूँ। कई ऐसे लोग हैं कि उपेंद्र यादव, मैं केवल आपकी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ, आपको मिलवा सकता हूँ। मैंने सीएम के सामने 18 लोगों को मिलाकर उनकी बात रखवाई, कुछ के काम हो गए, कुछ के नहीं हुए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे पे आप गुस्सा करने के बजाय आप सोचिए गलती किसकी। उपेंद्र यादव ने तो आपकी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, एमएलए ने, सांसद ने, नेता ने, जिसको वोट दिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मुझे याद किया तो मैं आपके साथ था। 14 सितंबर को भी आपकी आवाज़ बुलंद की, हर युवा की आवाज़ बुलंद की, 25 जुलाई को भी की, हर जगह आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, लाठियाँ भी खाता हूँ, जेल भी जाता हूँ, अनशन भी करता हूँ। और अब जब सीएम साहब बुलाएंगे तब भी मैं आपकी मांग रखूंगा। सच यह है साथियों, अब आप लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागना पड़ेगा। बिजली विभाग की भर्तियों के लिए मैं ऊर्जा मंत्री जी के पास किया, ऊर्जा विभाग के एमडी सीएमडी के पास मिला, रोज उनसे बात करता हूं क्या हुआ। मैं वित्त विभाग में अखिल अरोड़ा जी से मैं मिलकर आया 5-6 दिन पहले, चाहे वो बिजली विभाग की हो, कई कनिष्ठ अनुदेशक हो, चाहे रोडवेज विभाग की हो, हर भर्ती के लिए मैं अधिकारियों के सामने चक्कर काटता हूँ। और नियम संशोधन के लिए, चाहे वो पंचायत राज JN हो, चाहे स्पोर्ट्स का मामला हो, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापक भर्ती का मामला हो, डीओपी से लेकर हर विभाग में जाकर हाथ जोड़ता हूँ। और संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियों के लिए मैं निदेशक से रोज मैं फोन करके कहता हूँ, साहब क्या हुआ। मैं केवल पीछे भाग सकता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूं, ये सरकार है, मैं पावर में नहीं हूं, मैं सिस्टम में नहीं हूं, मैं पावर में नहीं हूं, सत्ता में नहीं हूं। कई बार दिल करता है कि मेरे जैसे दर्जनों लोग सत्ता में होने चाहिए जो सरकार को हिला दे, लेकिन हमारे साथी, अरे ये तो चुनाव लड़ना चाहता है, ये तो अपना भला चाहता है। इसलिए एक बार मैंने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर एक मांग की थी कि युवा बेरोजगार बोर्ड बना दो। अरे यार, ये तो उसका अध्यक्ष बनना चाहता है। यदि वो युवा बेरोजगार बोर्ड बनता तो आपकी पीड़ा सुनने के लिए काम आता। फिर मैंने वो मांग उठाना बिल्कुल कम कर दिया। साथियों, आप समझिए 11 साल 7 महीने मैंने मेरे परिवार से दूर रहकर आप लोगों को दिया, और 2.5 से 3 लाख 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी जॉब पे मिले। आपने देखा DLB के जो अभ्यर्थी थे उनके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था। आपको पता है, अधिकारियों की यह मंशा थी कि अभी गर्मी है, फायरमैन की आवश्यकता, अभी तो सर्दी के दिन आने वाले हैं, फायरमैन की आवश्यकता मार्च अप्रैल के बाद पड़ेगी, हम 480 लोगों को हम सैलरी अतिरिक्त क्यों देंगे। जानबूझ के अटका रहे थे, 4-5 दिन अटक गए थे, उनके हालात गंभीर होते, लेकिन उनके साथ 4 दिन तक मैं डटा रहा। रात को मंत्री के बंगले पे उनके पास रहा और उनके मृत्यु आदेश जारी करवाकर 480 परिवारों को खुशी आई। और पूछना उन लोगों से कि मैं मेरी जेब से वहाँ डीजल जो भी खर्चा करके जाता था, कभी मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया भर्ती के नाम पे 11 साल 7 महीने में, लेकिन मैंने हर व्यक्ति की आवाज़ उठाने की कोशिश की। आज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता की मांग को लेकर काफी अभ्यर्थी दिल्ली में है और पुकार कर रहे कि राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में उनसे वादा किया था, गुजरात में भी वादा किया था। आज वो भाग रहे, दौड़ रहे हैं, आज वो खुद भी समझ गए कि हाँ यार, संघर्ष करना किसको कहते हैं। जेब से पैसा खर्च करके सड़कों पे पड़ रहा है, और जो उनसे वादा करके मुकर गए तो वो समझ गए कि हाँ, आज उपेंद्र यादव की पीड़ा उनको भी एहसास हो गई होगी कि उपेंद्र यादव अपनी जेब से पैसा खर्च करके कभी जेल, कभी लाठियाँ खाता है, कभी अनशन करता है और सड़कों पे पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता रहता है। लट खा के भी कोई युवा याद करते साथ चला जाता है। तो अब जो अभ्यर्थी खुद संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली है, तो वो खुद सोच रहे हैं कि वो कितने दिन से दिल्ली पड़े, तो उनको आशा, मेरे पास आज फोन भी आया था किसी उनके साथी का कि आप आ जाइए। तो अब उनको खुद को भी एहसास हो रहा होगा कि कितनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी से मिले, उससे बड़ा कोई नेता हो सकता है क्या। उनकी बात भी नहीं मानी जा रही। आप गुजरात की तो छोड़िए, गुजरात में तो माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, उसके बाद कई वार्ताएं भी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी जी से बड़ा कोई हो सकता है कि फिर भी वो राहुल गांधी जी से मिलने के लिए दिल्ली गए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने उनको यह कहा था काम नहीं हो तो दिल्ली आ जाए। वो इस प्रतीक्षा में कि राहुल गांधी जी से मुलाकात हो जाए, उनको उनका वादा याद दिला दे जिनकी शिथिलता के लिए जो मांग कर रहे, क्योंकि शिथिलता के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन इन अभ्यर्थियों ने बताया कि ऐसा नियम है, शिथिलता मिल सकती है, तो उसी आस में दोबारा से वो संघर्ष कर रहे हैं।
आज से 1 साल पहले हमने युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर हमने दांडी यात्रा निकाली थी, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक की शिथिलता और पंचायत जैन कनिष्ठ अनुदेशक, कई ऐसी मांगे थी जो कई मांगे आज भी अधूरी है, जिसके लिए हमने ऐतिहासिक संघर्ष किया था। तो राज्य सरकार को उन अभ्यर्थियों से बात करके उनकी पीड़ा सुननी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और अपना वादा पूरा करना चाहिए। साथियों, लाइव लंबा हो जाएगा, मैं भर्तियों को लेकर चर्चा करूंगा, काफी लोग जुड़े हुए हैं। और एक तो सबसे पहले पीटीआई भर्ती की एक और सूची आज रात तक या तो आगे होगी, आज रात तक या कल जारी हो जाएगी। पीटीआई भर्ती की जो ओनली काउंसलिंग में चयनित थे, जिनमें पात्र अभ्यर्थियों की जो सूची होगी वो आज या कल तक जारी हो जाएगी। मैंने ट्वीट भी किया था। और बाद में पात्र अभ्यर्थियों की सूची के बारे में बाद में बताया जाएगा, अभी तो केवल पात्र अभ्यर्थियों की सूचियां जारी हो रही है। करीब 400 करीब राजस्थान के अभ्यर्थियों का बताया जा रहा है कि वो हैं अभी बाकी, उनकी सूची जल्द आज या कल तक जारी होगी। और उम्मीद है कि जो सभी पात्र अभ्यर्थियों की आचार संहिता से पहले सबकी जो सूची का मतलब ज्वाइनिंग आदेश जारी हो जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ नई 1 लाख भर्तियों के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। नई 1 लाख भर्तियों में 21,000 के करीब, देखो आप साथियों ये कह रहे हैं कि 21,000 पदों पर तो हमने चिकित्सा विभाग में निकाल दी और 13,000 पदों पर हमने सफाई कर्मियों की निकाल दी जो 1 लाख भर्ती में है। लेकिन फिर भी लगभग 17,000 के करीब भर्तियां तो बाकी है, वो कहाँ है? उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। यदि साथियों 1 लाख जो 17,000 करीब भर्तियां है, इनका विभागवार वर्गीकरण होकर भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं होता तो कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकता है। बिजली विभाग के लिए मैं लगातार चक्कर काट रहा हूँ। शिक्षा विभाग की 3800 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली, उनको पदों की संख्या बढ़ाने की मांग हम कर रहे हैं। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना आरपीएससी पहुंच चुकी है, थर्ड ग्रेड की भी अब इस वीक में भेजने की बात है, सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा की इस वीक में आरपीएससी भेजने की बात है और फर्स्ट ग्रेड की भी जल्द भिजवाने की बात उन्होंने कहा था नियम संशोधन के बाद। रीट पात्रता परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री, ओएसडी, प्रमुख सचिव सब तक मैंने बात रखी है और जब मुख्यमंत्री से मिलूंगा एक बार फिर रखूंगा। त्याग पत्रित पदों पर एक और सूची निकालने की हम मांग कर रहे हैं, 14 सितंबर को भी मांग रखी थी। ये जब मध्य प्रदेश में दिल्ली है तो राजस्थान में क्यों लागू नहीं कर सकते? हजारों लोगों को फायदा हो सकता है यदि त्याग पत्रित पदों पर एक और सूची निकालने का नियम राजस्थान में किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो ये भी मैं मजबूती से रखूंगा। और जो 4,500 पद कम किए गए थे, इसके लिए लगातार युवा मांग उठा रहे हैं, ये पदों की संख्या बढ़ाई जाए। वास्तव में पदों की संख्या आपने बढ़ाई और आप ही कम कर दिया। तो त्याग पत्रित और 4,500 पदों वाली मैं मांग यदि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो रखूंगा। और यदि नहीं मुलाकात होती है, मान लो नहीं बुलाते, नहीं मुलाकात होती है और युवाओं की मांगे नहीं मानी जाती है, तो साथियों मैं वादा करता हूं कि मैं भी आपके साथ रहूंगा। क्योंकि एक चीज बताऊं, युवाओं का बड़ा रोल होगा। 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार है, सरकार रिपीट नहीं होगी, फिर हम साथ नहीं देंगे। बीसीआई 533 जो अभ्यर्थी हैं उनका जिला आवंटन लिंक 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, यानी कि उनका सॉफ्ट डेटा जा चुका है और हार्ड कॉपी अभी तक गई नहीं, इसकी वजह से रुका पड़ा है। और आज जाने की बात थी और आज चला गया हो तो कल लिंक ओपन हो जाएगा, कल जाएगा तो फिर परसों होगा। 533 पीसीआई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए यह साथियों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के परिणाम जारी हो रहे हैं। जिन फर्स्ट ग्रेड के परिणाम जारी हो चुके हैं, जिनका काउंसलिंग हो चुकी है, उनके नियुक्ति आदेश शायद कल परसों में इसी वीक में जल्दी जारी हो जाएंगे। और जिनका परिणाम जारी है उसका काउंसलिंग जिसका परिणाम जारी है जिन विषयों का, उनका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के परिणामों के लिए लगातार मैं खुद सीएम सचिव को भी ज्ञापन देके आऊँ, जॉइंट सेक्रेटरी को दिखाया हूँ। आरपीएससी 4 सितंबर को गया था, मेरे से जितना प्रयास हुआ मैंने किया और लगातार मैं कर रहा हूँ। मंत्री को ज्ञापन दिया था। गणित विषय के लिए अभ्यर्थियों ने मुझे कहा था निवेदन करके, और आपने देखा होगा कि मंडल आवंटन का विकल्प उनसे मांग लिए गए। फायरमैन भर्ती में प्रोविजनल परिणाम जारी करने, वन रक्षक का फाइनल परिणाम जारी करवाने, अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की सूची जारी करवाने, तमाम रिक्त पदों पर कई अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा है, उनकी सूची जारी नहीं हो पा रही। तो इन तमाम मांगों को लेकर कल एक बार फिर मैं 11 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच रहा हूं। लेवल 1 लेवल 2 की प्रोविजनल परिणाम हो या तमाम रिक्त पदों पर एक सूची निकालने का मामला हो, चाहे फायरमैन भर्ती का प्रोविजनल परिणाम निकालने का मामला हो, वन रक्षक का, इन तमाम मांगों को लेकर चाहे पशु परिचय भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग हो, कल 11 बजे एक बार फिर मैं कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच रहा हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक
भर्ती की फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के वित्तीय स्वीकृति हो चुकी थी, मुख्यमंत्री जी का रीजन डिमांड थी और उसके बाद इसकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड जाएगी। साथियों हालात ये लग रहा है कि अभ्यर्थना पहुंच रही है, ये जिस प्रकार बोर्ड और अन्य काम चल रहे थे ये चाह क्या रहे मुझे नहीं लग रहा कि ये भर्ती की विज्ञप्तियाँ जारी करना इनके मनसा है। लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री से मिलकर एक बार मैं बात रखूंगा, चाहे वो कनिष्ठ अनुदेशक हो चाहे पंचायत राज जैन भर्ती। पंचायत राज जैन भर्ती की जो नियम संशोधन का काम अभी जारी है, लेकिन जो 325 की अभ्यर्थना वहाँ पड़ी है तो उसमें लिख दिया जाए कि बाद में पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है अन्य विभागों से यदि अभ्यर्थना प्राप्त होती है। तो 325 की विज्ञप्ति जारी कर दीजिए और इनको एक नीचे नोट डाल के लिख दीजिए यदि कोई विभाग से अभ्यर्थना प्राप्त होती है तो पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो नियम संशोधन के बाद आपको पता है कि अगले साल इसके एग्जाम होने उससे पहले ये पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है जब तक नियम संशोधन हो जाएंगे। तो ये हम प्रयास करेंगे। स्टेनोग्राफर की अभ्यर्थना अटकी पड़ी है, एलडीसी की अभ्यर्थना अटकी पड़ी है। दुर्भाग्य है जिन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी अब तक हो जानी चाहिए थी, स्टेनोग्राफर की हो जानी चाहिए थी, एलडीसी की हो जानी चाहिए थी, पशु परिचर की हो जानी चाहिए थी, एसआई भर्ती की हो जानी चाहिए थी, टैक्स असिस्टेंट की हो जानी चाहिए थी, प्रोग्रामर की हो जानी चाहिए थी, फर्स्ट के सेकंड ग्रेड की हो जानी चाहिए थी, रीड पात्रता की हो जानी चाहिए थी, विशेष शिक्षक सेकंड ग्रेड की हो जानी चाहिए, वो आज तक नहीं हुई है। कितनी बड़ी लापरवाही जिसकी वजह से युवाओं में बड़ा आक्रोश है। राजस्थान पुलिस का फिजिकल और एसआई भर्ती के लेकर कल अधिकारियों से मुलाकात करूंगा, कल मुलाकात करूंगा 2 बजे। कल अभ्यर्थी मुझे मिल रहे हैं और कल अधिकारियों से हम मुलाकात कर रहे हैं। स्टेनोग्राफर के आज मंत्री के पीओ को मैंने बोला है कि जल्द से जल्द, कह रहे हैं कि मंत्री के पास ही मामला लंबित बता रहे हैं कि उन्होंने की चर्चा के लिए रखा है। तो उनके पीओ को मैंने आज बोला है कि इस भर्ती की अभ्यर्थना को जल्द से जल्द कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवाएं। पशु परिचर के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो लेवल 1 और चाहे लेवल 2 के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी डिग्रियां बाहर की है, चाहे वो विशेष शिक्षक हैं जिनकी डिग्री बाहर की है, उत्तराखंड से जांच होकर लेवल 1 के जो जिनकी डिग्री बाहर की थी उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। और कल भी 200 अभ्यर्थियों के करीब डिग्रियों की जांच होकर रिपोर्ट बीकानेर आई है। जिनकी जांच आचार संहिता से पहले हो जाएगी, जिनके सत्यापन पहले हो जाएंगे डिग्रियों की, उनके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। सेक्रेटरी साहब निदेशक मोदी जी से मैंने निवेदन किया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिनकी जांच हो जाएगी उनके आदेश जारी हो जाएंगे और जिनकी जांच बाद में होगी और आचार संहिता लग गई तो आचार संहिता में हम चुनाव आयोग से परमिशन लेकर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करवा देंगे। ये आश्वासन निदेशक जी से और सेक्रेटरी साहब से आज ही आश्वासन मिला है। जब बात हुई थी आज ही आश्वासन मिला है। आज आपके अभ्यर्थियों के सामने ही हमने बात की थी तो उन्होंने यही कहा है कि जैसे जिन राज्यों से सत्यापन होकर डिग्री आ जाएगी उनके आदेश आचार संहिता से पहले जितने लोगों को होगा हम कर देंगे। और आचार संहिता लग जाती है और उनकी जांच सत्यापन रिपोर्ट बाद में आती है तो फिर हम चुनाव आयोग से परमिशन लेकर उनके आदेश जारी कर देंगे। तो किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है और कोशिश यही फार्मूला, यही कोशिश फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए भी करेंगे। चिकित्सा विभाग के जो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एनएम, जीएनएम जो भर्ती के जो अभ्यर्थी भी मुझे मिले थे वो कह रहे हैं कि हमारी भर्ती भी आचार संहिता में उलझती नजर आ रही है। तो इसके लिए यदि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो कैलेंडर जारी कर दें कि हम इतनी तारीख से ये प्रक्रिया ये करेंगे। तो कैलेंडर जारी हो जाएगा तो ऐसे में चुनाव आयोग से आसानी से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया की अनुमति मिल सकती है, जो ये मैं प्रयास करूंगा। संस्कृत शिक्षा विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अधिसूचना जारी हो चुकी थी और पदों की वो कह रहे हैं, अभी लाइव आने से पहले निदेशक मोदी जी से मेरी बात हुई थी कि हमने पदों की जो पहली बार संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आ रही है वो पदों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल एक बार फिर वित्त विभाग में भेजी है। वहाँ से फाइल आने के बाद ही भर्ती की विज्ञप्ति की स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, उनके लिए अच्छी बात यही है कि अब आपका कैडर बन चुका है, यानी कि नियम बन चुके हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में कैडर बन चुका है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आने का। तो इसका मतलब अब भर्ती आ जाए चाहे कल आए, लेकिन आपकी भर्ती आने का रास्ता खुल गया है। और ये भी केवल आप याद रखना कि कैसे हमने लखनऊ उत्तर प्रदेश में संघर्ष किया, संविदा से स्थायी करवाया और वो संघर्ष के बदौलत ही आज इतिहास के पन्नों में आप याद करोगे कि उपेन्द्र यादव था जो उत्तर प्रदेश लखनऊ जाके लड़ के संविदा से स्थायी करवाया और संस्कृत शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा विभाग में कैडर बनवाने का काम किया। हमेशा आप याद करोगे एक दिन। तो रास्ता खुला है और आज नहीं तो भर्ती जरूर आएगी आपकी। इसके अलावा नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापक भर्ती अभी तक रूल्स संशोधन नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी कह रहे हैं हम तैयारी करें कि नहीं करें, साथियों संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती आएगी। समय थोड़ा लगेगा लेकिन भर्ती आएगी।
रीट 2016 के अभ्यर्थी, 18 के अभ्यर्थी मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मैं आपकी एक और सूची जारी करने की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। पीटीआई और लाइब्रेरियन भी है संस्कृत शिक्षा विभाग की, उसके लिए भी हम प्रयास करें। एक चीज़, हाउसिंग बोर्ड की जो भर्ती थी आज उसमें ना तो आंसर की जारी हुई है, ना कट ऑफ जारी हुई है, सीधे रोल नंबर डाल दिए और कह रहे पद खाली भी है, पूरे पदों पर सूची भी जारी नहीं है। तो इसमें आरोप लगा रहे हैं कि इसमें गड़बड़ हुई है। तो उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा इस संबंध में कल अधिकारियों से बात करते हैं, क्या मामला है, कट ऑफ जारी क्यों नहीं की, आंसर की क्यों नहीं जारी की। अधिकारियों से एक बार मैं बात करता हूँ, जो स्थिति स्पष्ट होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि गलत हुआ तो हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। पंचायती राज जैन भर्ती के लिए मैं एक वीडियो विशेष डाल दिया था, यूट्यूब चैनल पर जाकर युवा देख सकते हैं। मैंने पूरी स्थिति स्पष्ट उस वीडियो में मैंने कल ही कर दी थी। जूनियर अकाउंटेंट 15 गुणा का परिणाम 10 अक्टूबर से पहले जारी करने का आश्वासन हमें मिला था। उम्मीद है इस वीक में होने की उम्मीद है कि जो वीक कल से शुरू होगा 3 तारीख से, क्योंकि आज छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी, तो इस वीक में जारी होने की ज़्यादा संभावना, इसमें नहीं तो 10 तक जारी होने की संभावना बताई गई थी, आश्वासन हमें दिया गया था। प्रोबेशन में पूरा वेतन देने की मांग के लिए भी अभ्यर्थी मुझे कॉल और मैसेज करे, तो मैंने आपकी मांग सरकार तक पहुँचाई थी और जब मुलाकात होगी तब मैं आपकी मांग रख दूंगा। पंचायत राज एलडीसी के लिए मैं रख चुका। चिकित्सा विभाग की भर्ती के बारे में मैं बोल चुका हूँ। कई मुद्दों को लेकर मैंने चर्चा की है। तो साथियों अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे पास जो ज्ञापन आज भी मिले थे उनको लेकर भी मैं आपको बता दूँ। काफ़ी लोग, भाई मैं लाइव हूँ, बाद में बात करूँगा, लाइव में हूँ ना। नहीं, 1 लाख भर्तियों के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग की मांग करें। पीटीआई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मांग हम लगातार उठा रहे हैं। पीटीआई का फर्स्ट ग्रेड का परिणाम आ चुका है, सेकंड ग्रेड की मांग हम कर रहे हैं। पंचायत राज जैन भर्ती के नियम संशोधन, रीट पात्रता परीक्षा 4500 पद, संस्कृत, ये चीज़ें मैं बोल चुका हूँ। और चिकित्सा विभाग की पशु चिकित्सक भर्ती 2019 के साक्षात्कार की तिथि जारी हो चुकी है। नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति की हम मांग करें। बिजली विभाग, रोड विभाग भर्ती की विज्ञप्तियाँ जल्द जारी हो। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी खेल प्रमाण पत्र के खिलाफ सरकार कानून लेके आई। भर्ती परीक्षाओं का पेपर बनाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उत्तर व प्रश्नों की गलती करने की सजा या बेरोजगार को न मिले, बल्कि पेपर बनाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाए। ये मांग भी हम लगातार उठा रहे हैं। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बताओ, लाइव हूँ मैं, कोई अर्जेंट तो बताओ, बता। ठीक। युवा बेरोजगारों से हुए समझौते की मांगे, युवा बेरोजगार महासम्मेलन की सभी मांगों को पूरा किया जाए। जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पूछा है वो कॉपी है, सीएमओ में देखे आया हूँ, 14 सितंबर की ज्ञापन कॉपी है। आगामी सभी भर्ती परीक्षाएं लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए। मेरिट प्रथा को खत्म की जाए, इंटरव्यू प्रथा को खत्म की जाए। पंचायत राज एलडीसी का भी है। 2013 नर्सिंग भर्ती की मांग मैंने रखी। सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में युवा बेरोजगार साथ न्याय किया जाए। राज्य सरकार ने अध्यापक भर्ती में टीएसपी पद बढ़ाने की घोषणा की थी, उन पदों को बढ़ाने की मांग भी, ये चीज़ तो थी। और जो मुझे आज ज्ञापन मिला है, ये लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर के अभ्यर्थी भी मुझे आज ज्ञापन देकर गए थे कि स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर प्रकृति भर्ती 2023 को आचार संहिता से पहले पूरी कराने की मांग मुझे आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है। कार्यालय में जन सुनवाई में जो युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम में अध्यापक भर्ती 2022 उर्दू एवं लेवल 1 प्रोविजन सूची से स्पोर्ट्स सूची जारी करवानी, ये जो स्पोर्ट्स की और जो पद खाली है उनकी जांच के लिए उन्होंने रोका, उनकी सूची जारी करने का मुझे आज ज्ञापन मिला। प्रयोगशाला सहायक भर्ती शिक्षा विभाग की सूची जारी करेगा। प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग की भी एक सूची जारी होनी है और शिक्षा विभाग की भी एक सूची जारी होनी है, आज मुझे ज्ञापन दिया। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 में 80 से 100 पद रिक्त है, इसकी ये मांग कर रहा है। ये है प्रयोगशाला सहायक 2000 स्कूल शिक्षा में 4 शिक्षक पद में से 366 में नियुक्ति दी गई है, शेष पद प्रतीक्षा सूची की मांग कर रहे हैं। कॉलेज शिक्षा में भी बाकी इन पदों पर सूची निकालने की यह मांग करें। विशेष शिक्षा में सेकंड ग्रेड, विशेष शिक्षक सेकंड ग्रेड के लिए भी पुनः ज्ञापन मिला, 14 तारीख को भी मांग उठाई थी। संस्कृत शिक्षा में भी विशेष शिक्षक की भर्ती मांग, संस्कृत शिक्षा में आज तक विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं आई, ये मांग करें। ये मांग भी मैं सरकार के सामने रखूंगा कि विशेष शिक्षकों की भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आई, सामान्य
शिक्षा विभाग में बड़े संघर्ष के बाद 4,500 पदों पर लंबे संघर्ष के बाद वो पहली बार जारी हुई है। अध्यापक भर्ती 2022 में लेवल 1 प्रोविजन के बाद फाइनल परिणाम जारी करने बाबत ये भी मुझे आज ज्ञापन मिला है। बाहरी राज्य से प्राप्त डिप्लोमा अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में ये मैं इसमें बोल चुका हूँ, स्पेशल वाले और बाहरी राज्य की डिग्रियों के संबंध में मैं लाइव में बता चुका हूँ। आज अभ्यर्थी भी मुझसे मुलाकात की थी। विशेष शिक्षा में डिप्लोमाधारी को जल्द पदस्थापन करने बाबत ये भी मुझे ज्ञापन मिला है। स्टेनोग्राफर वाला जो मैं बोल चुका हूँ ये भी मुझे ज्ञापन मिला है। 4th कर्मचारियों की विज्ञप्ति जारी हुई, ये भी ज्ञापन मिला है। 2022 ये कह रहे हैं अध्यापक भर्ती 2022 में विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय जो परिणाम जारी हो उसमें कट ऑफ से अधिक नंबर हैं, उनकी सूची जारी करने के लिए मुझे ज्ञापन मिला। पैरामेडिकल वाला मिला है, अलग अलग ज्ञापन मुझे मिले हैं। एक अभ्यर्थी ने अनुकंपा को लेकर भी मुझे ज्ञापन सौंपा है आज। खेल कोटे के तहत प्रोविजनल फाइनल परिणाम जारी करवाने हेतु L2, ये कल जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो परिणाम के मामले कल 11 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड इकट्ठे हो रहे हैं, तो अध्यक्ष और सचिव साहब से मैं मुलाकात कर रहा हूँ कि तत्काल इनका परिणाम जारी किया जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे प्रोविजनल में डाला गया और चाहे वो अपात्र की जगह नई लिस्ट जारी करने का मामला हो। सब पर तमाम रिक्त पदों पर सूची जारी करने की मांग कल अधिकारियों से मिलकर रखेंगे। लेवल 1 का आ गया ये। एपीओ भर्ती का भी ज्ञापन मिला, ये मैं पूछा चुका एक बार। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड ये मिला है ज्ञापन। संस्कृत शिक्षा विभाग में 2nd ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और 3rd ग्रेड तीनों भर्तियों की मांग हम लगातार कर रहे हैं कि इनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी की जाए। अध्यापक भर्ती लेवल 1 बाहरी राज्यों से प्राप्त डिग्री वालों की नियुक्ति जल्द कराने संबंध में मैं बोल चुका हूँ। बीएड बाल विकास के प्रथम लेवल में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट एवं राजस्थान सरकार के मान्यता संबंधी आदेश की पालना में जल्द जारी करने बाबत कल चेयरमैन के सामने ये बात रखेंगे। कट ऑफ मार्क्स में अधिक अंक होने के बावजूद प्रोविजनल सूची में ना शामिल करने वाले कई लोगों के नंबर इतने थे कि उनको प्रोविजनल में भी शामिल नहीं किया, न अपात्र में शामिल किया, न पात्र में शामिल किया। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे कि नंबर हमारे इतने हैं लेकिन हमें कहीं पे भी नहीं रखा गया। पीटीआई भर्ती की सूची जारी करने की मांग है, आज या कल तक जारी हो जाएगी पीटीआई की एक और सूची। नई भर्ती की भी लोग मांग करें, पीटीआई भर्ती की नहीं मांग करें। ये 2016 साइंस मैथ का ज्ञापन है। 494 पद खाली है। ये लेवल 1 के बहुत ज्ञापन आ रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड और 2nd ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का तो फाइनल परिणाम बाकी है संस्कृत शिक्षा विभाग का, और 2 गुणा का परिणाम 2nd ग्रेड का बाकी है। प्रयास करें जल्दी इसका परिणाम जारी हो, 2nd ग्रेड का 2 गुणा का और फाइनल फर्स्ट ग्रेड का परिणाम जारी हो। आरपीसी कॉलेज लाइब्रेरियन भर्ती 2023 में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हटाने का ज्ञापन भी मुझे मिला है। ये सरकार तक मैं पूछा चुका हूं, फिर पूछाऊंगा, फिर बात रखूंगा। जो जो ज्ञापन मुझे मिले हैं, कई ज्ञापन रिपीट भी हो रहे हैं। संस्कृत विषय में मुख्य सूची और प्रोविजन सूची के नाम नहीं होने, बीए संस्कृत मुख्य विषय होने के बाबत ये भी मुझे ज्ञापन मिला है। ये मुझे ज्ञापन मिले, अधिकतर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो कई चीजें हैं, चाहे वो नई भर्तियों की मांग हो, चाहे रीट पात्रता परीक्षा की मांग हो, चाहे पंचायत राज जैन हो, चाहे कनिष्ठ अनुदेशक हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड 2nd ग्रेड की ज्वाइनिंग का मामला हो, चाहे त्याग पत्रित मामलों पर एको सूची निकालने का मामला हो, चाहे 4500 पद जोड़ने का मामला हो, और चाहे जो वो अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 पे एको सूची निकालने का, तमाम मांगों को लेकर मैं मजबूती से बात रखूंगा। नई कंप्यूटर अनुदेशक हो जो शिथिलता वाले संघर्ष करें उनकी मांग हो, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियों का मामला हो, चाहे बिजली विभाग की भर्तियों का मामला हो, चाहे रोडवेज विभाग की भर्तियों का मामला हो, रेट 2016 हो, 18 हो, जो भी युवा बेरोजगार मुझे मांग पत्र दिया उन मांगों को मजबूती से रखने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। लाइव बहुत लंबा हो चुका है और अधिकतर लोग, काफ़ी लोग जुड़े हैं, अभी भी 1200-1300 करीब लोग जुड़े हुए हैं। तो साथियों,
युवाता कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के जितने मुझे ज्ञापन मिल रहे हैं मैं सरकार तक पहुंचा रहा हूं। मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर कहूँगा राजस्थान की युवा बेरोजगार नाराज है और मैं खुद भी नाराज़ हूँ। इस वजह से नाराज़ हूँ क्योंकि आशाएं बहुत थी। हालांकि कई मांगे हमारी पूरी की थी, लेकिन जो मांग 1,00,000 पदों पर भर्तियां निकालने की सरकार ने घोषणा की थी, युवा खुश थे और कहा गया था ये युवाओं के लिए बजट है, शानदार युवाओं के लिए बजट है, और हमने धन्यवाद दिया था। लेकिन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं होना एक उदासीन रवैया है सरकार का, और इसके लिए हम विरोध लगातार जता रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी से हमारी जल्द मुलाकात हो। युवा तक कार्यक्रम में सब लोग आप जुड़े। मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, सामान्य परिवार से हूँ, 11 साल साथ मैंने दिया है। कई लोगों को ये लगता है कि ऐसा ही होता है, तो एक दिन घर से बाहर निकलकर पूरे दिन भर अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों के लिए भागे, चक्कर काटे, तो समझ में आएगा कैसे पूरे दिन भर भागा जाता है। कई लोगों को प्रयास सफल हुए, नौकरी मिल गई, कई प्रयास असफल भी हो, क्योंकि मैं न सीएम हूँ न मंत्री हूँ, लेकिन मैंने 100% दिया, पूरा प्रयास किया है। 2.5 से 3 लाख लोग आज खुश हैं। कई लोगों का, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, फायरमैन भर्ती के जो अभ्यर्थी कितने उदास से परेशान थे, जैसे आदेश हुए उनके चेहरे पे खुशी आती, बहुत खुश थे, बहुत दुआ दे रहे थे। ऐसे मैंने दर्जनों भर्तियाँ मैंने करवाई है राजस्थान में, जितना सहयोग हुआ मैंने किया है। और 13 जनवरी 2024 को कुछ महीनों की बात है, नया अध्यक्ष आप लोगों में से आएगा, और मैं जहाँ भी रहूँगा, वैसे मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा, लेकिन नया अध्यक्ष आपको बेहतरीन मिले। मैं दुआ करूँगा, प्रयास करूँगा बेहतरीन अध्यक्ष का मैं चुनाव करूँ। आप लोगों में से कोई भी वो आ सकता है, लेकिन अब मेरा लक्ष्य यही है कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हों, जिन भर्तियों की घोषणा हो चुकी हो, जिन भर्तियों का नियम संशोधन होना हो, जिन विभागों में भर्ती आना हो, वो चुनाव के बाद प्रभावित नहीं हो। हम ऐसी रणनीति से काम करें, हम उस सत्ता दल से जुड़े या उस पार्टी से जुड़े जो युवाओं की भावनाओं को समझ सके, जो सत्ता में आए वो ये वादा करे कि हम आने के बाद जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उनको पूरा करेंगे, नियम संशोधन भी करेंगे, जिनकी घोषणा कर दी परीक्षा की उनको परीक्षाओं को भी कराएंगे, पेपर लीक भी नहीं होने देंगे। वो विश्वास दिलाए कि युवाओं के साथ है, और उस नीति के साथ, उस कार्य योजना के साथ युवाओं के साथ भला करेंगे। उनके साथ मैं जुड़कर केवल चुनावों में, जिससे आपका भविष्य बचा सके। 13 जनवरी 2024 को भाग्य दो संस्था, जिसमें अनाथ बच्चों को पढ़ाना, गरीब बेटियों की शादियां करवाना, जिन माँ बाप को बच्चे निकाल देते उनकी सेवा करना, भाग्य दो संस्था मेरा एक सपना है, एक सेवा करना। उस संस्था से मैं जुड़ूंगा 13 जनवरी 2024 से। लेकिन उससे पहले ये चुनाव युवाओं के दर्द, भविष्य, पेपर लीक, रोजगार, इस मुद्दे को लेकर चुनाव हो, और सब राजनीतिक पार्टियां युवाओं के दर्द को समझे, युवाओं को महत्व दे, और इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास हो। इन सब को लेकर चुनावों में मैं आपकी आवाज़ मुखर करने की कोशिश करूंगा, और युवा बेरोजगार से संवाद करने के बाद हम सब मिलकर ये निर्णय लेंगे कि हम लोग इस बार किसको समर्थन दे रहे हैं, किसके साथ जाना युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए उचित होगा, किसका साथ देना चाहिए। परिस्थितियों को भी जाना जाएगा, परिस्थितियों को पहचान कर रणनीति के साथ हम आगे का फैसला लेंगे, जिससे प्रक्रियाधीन भर्तियाँ भी सुरक्षित रहें। आने वाली जो भर्तियों की आशाएं कर रहे हैं वो आशा भी पूर्ण हो, नियम संशोधन भी हो। तो हर चीज़, चाहे वो पंचायत राज चयन भर्ती का नियम संशोधन हो, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापक भर्ती का हो, चाहे फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ कानून का, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में भी हो पाएंगी, वो भी बने। तो हर चीज़ को सोच समझ कर हम निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय बेहतरीन होगा। पिछली बार हमने निर्णय लिया कि कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया, और जिस समय समझौता हुआ, जो अध्यापक रीट परीक्षा जो ऐसा चल रहा था कि वो रद्द हो जाएगी, और आते ही उन लोगों को ज्वाइनिंग मिली। जनवरी में हमें हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर कांग्रेस सरकार को वादा याद दिलाया। न्यायालय में वो भर्ती विचाराधीन थी, और न्यायालय से हल करवाकर फरवरी में उनके नियुक्ति आदेश जारी हुए। तो सोच समझकर हम निर्णय लेंगे। युवा संवाद कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। युवाओं से मुलाकात करने के बाद और निर्णय लेकर फिर जो भी स्थिति होगी आपको अवगत कराएंगे। युवाता कार्यक्रम में ये स्वागत यही है, और जो भी कुछ होगा आप लोगों को मैं बता दूंगा। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर युवा की आवाज़ बुलंद करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अन्य मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अब समय आ गया कि युवाओं की बातों को राजनीतिक दलों तक पहुँचाने के लिए भी आप भी पूछाइए कि हमारी ये मांगे अपने घोषणा पत्र में जारी करिए। सबके घोषणा पत्र में अपनी मांगों को डलवाने की कोशिश करिए। मैं भी कोशिश करूँगा। हमें बेहतरीन जो पार्टी लगेगी, जो युवा हितैषी होगी, इसके साथ हम जाएंगे।
साथियों फिर युवा तक कार्यक्रम में आप लोगों से मैं मुलाकात करूंगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि भागीरथ संस्था के माध्यम से मैं नई पारी की शुरुआत तो करूँगा ही, और आचार संहिता के बाद जो निर्णय लेना वो भी निर्णय आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगा। लेकिन युवा तक कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा, इसका प्रारूप बदला जाएगा। मैं एक तरह से इस युवा तक कार्यक्रम बड़ा प्रारूप देकर आप लोगों की पीड़ा आप लोगों के साथ उठाने की कोशिश करूंगा। नई अध्यक्ष आपकी बात उठाएगा, आप लोग संघर्ष करोगे, उस संघर्ष को कवरेज करके आपको आपकी पीड़ा बेझिझक शानदार तरीके से जब भी मुझे समय लगेगा मिलेगा आपको बुलाकर आपकी मांग मैं लगातार उठाता रहूँगा। सोशल मीडिया पे आपको मैं सपोर्ट करता रहूँगा। इतना प्यार और मान सम्मान आप लोगों ने मुझे लगातार दिया है। आजकल यूट्यूब व्हाट्सएप पर चैनल आ गया है, व्हाट्सएप चैनल आप उपेन यादव सर्च करना, मैंने फेसबुक पे भी डाला था, ट्विटर पे भी डाला था। आप व्हाट्सएप चैनल को आप लाइक करिए। मैं सीधा कई मैसेज होते हैं व्हाट्सएप चैनल पे डालता हूँ, 6000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, तो आप वहाँ भी सीधा जुड़ सकते हो, जिससे सबसे पहले अपडेट आप लोगों को मिले। यूट्यूब चैनल पे आप जुड़े हो, ट्विटर पे आप जुड़ सकते हो। सभी लोग सोशल मीडिया पे अधिक से अधिक इसलिए जुड़े कि हम सब एक दूसरे से टच में रहें, संपर्क में रहें, जो भी निर्णय लें जो तत्काल आप लोगों को पता चले। तो साथियों युवा तक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है, और फिर नए कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।